तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल के हम डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। उससे देखेंगे कि जो खाली बैकग्राउंड्स हैं उनको कैसे डिलीट किया जा सकता है, उसमें कलर कैसे बाद में बैकग्राउंड में रिप्लेस किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से कलर्स को प्रोटेक्ट करके बाकी एरिया को इरेज कर सकते हैं, और कंटिन्यूस सैम्पलिंग कैसे की जाती है, या इसके डिफरेंट कलर की लिमिट्स को कैसे सेट किया जाता है। इसके अलावा डिसकंटेजियस कंटेजियस के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, फाइंड एजेस को एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो डिस्कस करने वाला है। चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेज बैकग्राउंड टूल कैसे यूज़ होता है। मैंने एक ये प्रोडक्ट का इमेज खोला हुआ है, और पहले हम ये रेज दूसरी उसमें वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इसकी शॉर्टकट की जो है वो ई है। इसके लिए मैं पहले आपको जनरली दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा होता है। बेसिकली जहाँ पे भी मैं इसका क्लिक करूँगा, उसके सेंटर पॉइंट में जो ये एक प्लस का साइन आया हुआ है, ये इस प्लस का, इस जगह पे ये उसके नीचे से कलर सैंपल लेगा और उस कलर सैंपल के अकॉर्डिंगली अरेज करना शुरू करेगा। वो बाकी कलर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। अभी तक नॉर्मल अरेज में क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये नॉर्मल अरेज है, इसको अगर मैं लूँ तो इसके अंदर एक तो कोई प्लस का साइन नहीं है, इसको मैं अरेज करूँ तो ये सब कुछ अरेज कर देता है। बट अगर मैं बोलूँ खुद खाली मुझे बैकग्राउंड को रेज करना है, तो इसलिए इसके अंदर एक कलर सैंपल सा होता है जो आप ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसका किया यहाँ पे, ये याद रखिएगा आप कलर सैंपल को इस जगह से यहाँ नहीं मूव कीजिएगा। ये जो सेंटर पॉइंट है, अगर दूसरे कलर के अंदर ओवरलैप हो गया तो वो दूसरे का भी सैंपल ले लेगा। तो आप इसका कंट्रोल थोड़ा सा करना होता है, बाकी ये बिल्कुल सही वर्क करता है। अगर आपका मैं ये प्लस साइन से ये स्टार्ट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। मुझे बस कंट्रोल ये करना है कि मेरा रेज टूल जो है वो किसी भी दूसरी जगह पे इफेक्ट नहीं करे। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको पूरी तरह रेज कर देता हूँ इसी टूल से, क्योंकि अभी वो यही सैंपल इसके अंदर चल रहा है। अगर मैं सैंपल इसका चेंज करूँगा, जैसे मैंने अभी इसको तो ऐसे आपको दिखाता हूँ सॉर्ट ऑफ, और मैंने इस तरह से, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंगली, मैं जैसे इसमें कुछ भी और कलर का बैकग्राउंड खोल लेता हूँ, सॉर्ट ऑफ मैं लाइट ब्लू कर लेता हूँ जैसे सियान, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह करके जो है ये बैकग्राउंड को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता है। अच्छा, कहीं क्लीन नहीं हो तो वो दोबारा से आप वहाँ जाके नॉर्मल इरेजर का भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। अगर बड़ा बैकग्राउंड हो, उसको ज़्यादा स्मार्टली क्लियरली करना हो, तो आप दोनों टूल को बैक एंड फोर्थ यूज़ कर सकते हैं। बट मेजरली ये बैकग्राउंड्स को उसके इमेजेस से अलग करने के लिए। अच्छा, ये वैसे बहुत पावरफुल टूल है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड का सैंपल ले लूँ, जैसे ये मैंने प्लस साइन जो इसका है सेंटर में, उससे मैं अगर बैकग्राउंड का इसका सैंपल ले लूँ, तो ये सारे के सारे जो वाइट्स हैं उसको रेज कर देगा। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट करना शुरू किया और मैंने इसको रेज किया। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसके एजेस तक जा रहा हूँ थोड़ा सा, और बाहर का एरिया ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेना चाहिए ऐसे, जब ज़्यादा डिटेल में जगह हो रही हो रेस। तो ये आप देखेंगे इसमें एक चीज़ का होता है कि आपको कंट्रोल रखना होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी दूसरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, आपको थोड़ा सा इसमें टाइनी डिटेल्स में जाके काम करना होगा। जब आपका सेंटर का प्लस साइन उस दूसरे इमेज के ऊपर ओवरलैप करेगा तो बाकी एरिया के सैंपल को भी इनसाइड लेगा, उसको भी इरेज करना शुरू कर देगा। तो आपने सिर्फ सेंटर का प्लस पॉइंट देखना होता है कि वो किस तरह से अरेज कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसके दूसरे टूल्स, आपको इसके जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करता हूँ। बट मेनली ये इस तरह काम कर रहा होता है। आपने ये सारा का सारा बैकग्राउंड्स का अरेज कर सकते हैं, जो आप नॉर्मली किसी और टूल से, अगर ये किसी भी पेन टूल से या किसी चीज़ से इसको स्केच करने जाएँ तो वो इतना एक्यूरेटली नहीं करेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल होता है इस तरह से इसको यूज़ करने का। इसको हम एक और बैकग्राउंड पे यहाँ पे भी सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा किया और मैंने इसका जो है इसको खाली क्लिक किया और इसने इसका येलो कलर का सैंपल लिया और हमने रेस करना शुरू कर दिया। अब जैसे ये इसने रेस किया, अच्छा कुछ जगह पे जहाँ कलर थोड़ा चेंज होगा वहाँ पे हो सकता है वो थोड़ा सा इफेक्ट दे। अभी तो फ़िलहाल के लिए ये इसमें हल्की सी ट्रांसपेरेंसी
अगर डार्क और लाइट डिफरेंट बैकग्राउंड के अंदर टेक्सचर होंगे तो वो स्लाइटली आपको हो सकता है कि उस पर डबल इरेजर को यूज़ करना पड़े। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए तो ये बहुत यूज़फुल है कि ये आप इसको करें। इसके एजिस पे कुछ चीज़ें रह जाती हैं। यहाँ पे ये क्यों होता है? क्योंकि इसका प्लस साइन कई दफ़ा इसके पास नहीं आता। आप देखें जो इसके पास आएगा तो इसको रेज कर देगा। इसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा नॉर्मल वाला रेजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी जैसे मैं अभी ऑरेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सैंपल में उसने कुछ एरिया सही क्लियरली नहीं उठाया। इस जगह को तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एजिस को तो आप इसी बैकग्राउंड से थोड़ा क्लीन करें, बट बाकी एरिया के लिए आप इरेजर टूल को चेंज करके जो सॉलिड वाला इरेजर होता है उससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं अपने इमेजेस की। तो उससे आपका बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये 4 कलर जो हैं सॉलिड से लिए हुए हैं। मैं यहाँ के ऑप्शन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली ऑप्शन जो हैं, ये एक जो है कंटिन्यूस सैम्पलिंग का है, ये देखें सैम्पलिंग कंटिन्यूस। दूसरा जो है सैम्पल वंस। तीसरा जो है बैकग्राउंड स्वॉच। तो ये कैसे यूज़ होता है इसको हम अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मुझे कंटिन्यूस सैम्पलिंग करनी है, कंटिन्यूस सैम्पलिंग का मतलब है कि जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मेरे पास दिखाए कि वो ये जो सेंटर का प्लस साइन है आप देख रहे हैं, ये एक सैंपल लेता है और उसके बाद रेज करता है। तो इसको अगर मैं जो है इसको रेज करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और कंटिन्यूस सैम्पलिंग का ऑप्शन देता हूँ, तो वो इस सियान के बाद जब मैं ब्लू में आऊँगा तब इसको भी रेज कर देगा, क्योंकि वो इसका भी सैंपल ले लेगा। फिर मजेंटा का भी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का कंटिन्यूस सैम्पलिंग ले रहा होगा। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी इसको किया और यहाँ पे मैंने सैंपल को रेज किया। जब वो, अच्छा इसमें नोटिस कीजिएगा, जब ये प्लस साइन इस कलर को मूव करके ओवरलैप करता है तभी ये उस दूसरे को रेज करता है, क्योंकि उस टाइम में उसका सैंपल ले रहा होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये रेज करना शुरू किया, जब ये इसके ब्लू, अभी तक देखें उसने रेज नहीं किया, इसका ये ब्लू इसके ऊपर जाएगा, ओवरलैप करेगा तब वो रेज करेगा। ये यहाँ ओवरलैप करेगा तो रेज करेगा। तो ये इस तरह से इसका वर्क कर रहा होता है। अगर हम इसका दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सैंपल वंस का चूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो मैं ब्लू का पहला सैंपल लूँगा वो उसके सैंपल को कलेक्ट करेगा, बाकी सबको रीड ही नहीं करेगा। जैसे मैंने ये किया और मैंने इसको कंटिन्यूस किया, इवन ये ओवरलैप भी किया, तीसरे से भी, तीसरा चौथे कलर में भी आया, लेकिन उसने उसको रेज नहीं किया। बार बार वो जब मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा सैंपल सेलेक्टेड उसमें से रेज कर रहा है, बाकी सैंपल को नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये देखते हैं कि ये तीसरे का रीज़न क्या है। जब ये कि ये दिखा रहा है कि ये कलर सैंपल ब्लॉक जो है, अभी मैं इसको भी ऑफ करके अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर कोई देना होगा। इन चारों में से कोई भी जो इमेज के एरिया है वहाँ का एरिया मैं इसको, अगर लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर मेजेंटा का, इसके अंदर बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर दूँ, क्योंकि इसका नाम देखें क्या है, बैकग्राउंड स्वॉच, सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वॉच। और यहाँ पे इसी तरह का एक साइन भी आया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसको अगर मैं करता हूँ, अभी ये किसी पे भी वर्क नहीं करेगा। जब ये इस मजेंटा के कलर में आएगा तब उसको अरेज करेगा। अब देखिए मैं जैसे यहाँ अरेज कर रहा हूँ, माउस क्लिक कर रहा हूँ, कुछ वर्क नहीं कर रहा। जब मैंने इसके जो कलर जो मैंने बैकग्राउंड का दिया हुआ था वो सिलेक्ट करके किया, सिर्फ उसने उसको ही अरेज किया। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है कि आप पहले से ही उसको एक इमेज के अंदर 100 कलर्स हैं, 200 कलर्स हैं, डिजिटल के जैसे होते हैं, उसके अंदर आप सिलेक्ट कर लें कि सिर्फ इस कलर को स्पेसिफिकली अरेज करे, बाकी सबको वो प्रिजर्व करे, उसको कुछ नहीं करे। तो आप इससे बड़ा स्ट्रांगली उसका वो चीज़ का आइडिया अरेज कर सकते। अच्छा, ये मैं अभी 2 ऑप्शंस हैं इनको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिमिट्स के अंदर आपको मिलेंगे ये। बेसिकली इसको मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूस वाला भी है और मेरा दूसरा फाइंड एजेस भी है, और कंटिजियस, डिसकंटिजियस एंड फाइंड एजेस। अभी इसमें हम लोग इन पहले 2 ऑप्शंस को पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होता कैसे, जैसे मैंने अभी कंटेजियस रखा हुआ है और मैं इससे कुछ अरेज करता हूँ, और मैं अभी डिसकंटेजियस करके उससे भी अरेज करता हूँ, तो दोनों में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि स्मूथनेस का फ़र्क है, कि ये थोड़ा सा कुछ एरिया के बाद एक दे रहा है, ये थोड़ा सा कंटिन्यूस कर रहा है। इसका रीज़न क्या है मैं ज़रा ये दिखाना चाहूँगा। होता क्या है बेसिकली कि मैं अभी इसको वापस कर लेता हूँ और इसको हम लोग दोबारा से कंटेजियस जब मैं देता हूँ, या जैसे कंटेजियस मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं ब्रश साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक के बाद जब ये दूसरे में ओवरलैप, ये भी यहाँ पे ज़रा देखिएगा,
यहाँ पे ये दूसरे में ओवरलैप करेगा तब ये कलर इरेज करेगा। ये सेंटर का प्लस साइन जब ओवरलैप करेगा सेंटर के आगे कलर में जाएगा तो अगला सैंपल लेगा और फिर ये इरेज करेगा। इस वजह से ऐसा है। तो आपने जैसे देखा कंटेजियस में तो जैसे ये कि एक के बाद दूसरा कलर करेगा, जब वो सेंटर का पॉइंट इरेज कर रहा है तभी वो इरेज करता है। बट ये लिमिट जो है ये कंटेजियस के ऊपर नहीं अप्लाई होती है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो वो कंटिन्यूस उसके जब आगे वाला जो एज है उसके साथ ही वो इरेज करता रहता है, उसके सेंटर पॉइंट को यूज़ करने का हमें नहीं मौका मिलता। इसको हम एक दूसरे इमेज पे ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं इस पे बड़ा साइज़ का इमेज कर दूं और मैं यहाँ पे देखूं, आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने क्लिक किया एक, और इसके प्लस साइन को मैंने रेड के मैंने अभी येलो में रखा हुआ है, मैंने क्लिक किया और मैंने देखा कि आप देख सकते हैं कि उसने दोनों साइड का जो है वो उसने इमेज उसमें ले लिया। अगर हम इसको कंटीजियस करके कर रहे होते तो ये नहीं लेता। ये दूसरे देखें ओवरलैप है उसकी दूसरी येलो के रेड के मार्क के दूसरी साइड पे भी ओवरलैप हुआ है, बट उसको वो नहीं कर रहा। उसके लिए इसको पहले इस रेड साइन को फिर येलो को क्रॉस करना होगा तब ये उसको अरेज करेगा। आप ये देख सकते हैं, तो ये इधर से अरेज करेगा तब जब वो उधर दूसरी साइड पे पहुंचेगा और उधर का सैंपल लेगा। तो ये कंटेजियस ये होता है कि ये बीच में अगर कोई भी दूसरे कलर का इमेज या कोई मार्किंग्स हो वहाँ आके वो रुक जाता है और उसके लिए उसको दोबारा उस साइड पे जाके जब वो सैंपल लेता है तब वो उसको रेज करता है। और डिसकंटीजियस में कंटिन्यूसली वो उसको रेज करता रहता है। चाहिए मैंने एक इमेज खोला हुआ है, बेसिकली इसमें मैं शो करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही डिसकंटीजियस या कंटीजियस ये इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेंगे। अगर मैं इसको लेता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि रैंडमली कलर को इरेज कर रहे हैं और नीचे के कलर को भी इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि वो नीचे के कलर को भी इरेज कर रहा है, अनइवननेस है उसके अंदर। अभी मैं इसको वापस कर लेता हूँ। इसके लिए आपका ये तीसरा फाइंड एजेस वाला यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई एजेस नज़र आ रहे हैं। फिर से आपने कंट्रोल ये करना है कि आपने ये प्लस साइन को इस साइड पे नहीं होने देना, बट वो एजेस के अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़ जो शार्प एजेस के साथ हो उस जगह पे आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। और आपको जैसे ये मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको रेज किया। अच्छा, अगर मैं इसके साथ इसको सैम्पल कंटिन्यूस का भी ऑन कर दूंगा तो ये इसको रेज करेगा और साथ में दूसरे को भी इरेज कर देगा। तो यहाँ पे ऐसी जगहों पे आप सैम्पल कंटीजियस जो है सैम्पल कंटिन्यूस सैम्पलिंग पे ऑन रखा करें। अब आपने इसमें दो चीज़ें ऑन की हुई हैं, फाइंड एजेस भी किया हुआ है। फाइंड एजेस से वो एजेस के आगे इरेज नहीं कर रहा और कंटिन्यूस सैम्पलिंग में वो जो है आपका सारे कलर्स को इरेज कर रहे हैं, बट जहाँ पे उसके एज जो है वहाँ आके वो फाइंड एजेस की वजह से रुक जाता है। तो इससे आप काफ़ी अच्छा कंट्रोल्ड जो है वो इरेज कर सकते हैं। जहाँ पे भी कंटूरिंग आपको एजिंग जो है वो शार्प नज़र आए वहाँ पे आप इस टूल का यूज़ करें। अच्छा, ये बाकी एरिया जो है आप इसको इरेजर नॉर्मल टूल से भी आप थोड़ा सा इसको साइज अप डाउन करके इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली मेन चीज़ तो ये कि आपने बैकग्राउंड को अलग किया और फिर बाकी बड़े एरिया को आपने नॉर्मल इरेजर से इरेज कर दिया। इसके अंदर मैं जैसे कोई भी करता हूँ कलर तो वो आप ले सकते हैं इसमें से। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ये लिया। अगर कुछ भी मिस्टेक नज़र आए तो इसको आप दोबारा से इरेज कर सकते हैं और इसको फाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। फाइंड एजेस कैसे काम करता है वो हम चाहिए मैंने इमेज खोला हुआ है। बेसिकली हमारे ये कुछ ऑप्शंस रह गए हैं। ये एंगल वाला तो आपको नॉर्मली मिल जाता है काफ़ी हर टूल के साथ के आप जब टिल्ट करते हो ब्रश को तब यूज़ होता है, बट ये जो एक दो हमारे ऑप्शन रह गए वो ये हैं टॉलरेंस के। इसको अगर हमने कम रखा हुआ है लाइक 25% है तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी कलर को वो सिलेक्ट करे वो उसके 25% के सिमिलर टाइप के कलर्स को वो अरेज कर सकता है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे अरेज करता हूँ तो वो इस तरह करके काम कर रहा होता है। अगर इसको मैं सैम्पल वंस में कर लूँ और साथ में ये 25% करूँ तो वो इस जैसे कलर के अंदर ही काम करेगा और ज़्यादा एरिया में जाने के लिए उसको चीज़ों को इतना अरेज नहीं करेगा अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर मैं इसमें और दिखाऊं कि अगर इसकी मैं परसेंटेज टॉलरेंस की बढ़ा देता हूं तो वो ब्लू के ज़्यादा शेड्स ऐड कर लेगा। अब ये देखें, ये इसने किया और ऊपर के एरिया को भी क्लीन कर रहा है। तो कुछ जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा क्लोज शेड हों
यहाँ देखिए, यहाँ कंट्रास्ट ज़्यादा हैवी है, इस जगह पे उसने अभी भी कर रहा है कुछ जगह पे रेस, यहाँ आप देख सकते हैं रेस कर रहा है, जहाँ पे उसको सिमिलर टोन मिल रहा है। बट मेजरली ये होता है कि वो सिमिलर टाइप के जो टोन्स होते हैं उनके अंदर आप टॉलरेंस को लेवल 15 से 20% से ज़्यादा नहीं किया करें, अदरवाइज वो उससे मिलते जुलते सारे शेड्स को रेज करना शुरू कर देगा। इसको हम एक और इमेज पे भी ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे है। अब मैं अगर, अच्छा, इस इमेज के लिए मैंने जैसे ये सेटिंग रखी हुई है, मैंने कंटिन्यूस सैम्पलिंग रखी हुई क्योंकि ऑरेंज के डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे हैं आपको, और डिसकंटीजियस जैसे मैंने बोला हुआ है। और आपने ये इसमें क्योंकि कंट्रास्ट हैवी है, ब्लैक के अगेंस्ट ऑरेंज है, तो आप इन जैसे इमेजेस में एक जगह हमने जो लेस कंट्रास्ट किया है वो तो हमने देख लिया, वहाँ आपको टॉलरेंस कम रखनी है। जहाँ हाई कंट्रास्ट है वहाँ आप इसमें टॉलरेंस ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसमें भी अगेन हमने क्योंकि कंटिन्यूस सैंपल का है, तो अगर इसको कंटिन्यूस में नहीं वर्क कर रहा हो तो आप सैंपल वंस में कर लें और इसकी टॉलरेंस बढ़ा लें। सैंपल वंस में ये होगा कि वो इस ब्लैक को नहीं उठाएगा अनलेस आपका ये प्लस साइन उसकी साइड पे आ जाए। तो ये मैंने किया अभी, जैसे मैंने ये आपको 2-3 ऑप्शन को आपस में बार बार करके चेक करना होगा कि कौन सा ज़्यादा सही वर्क कर रहा है। अब ये क्या इंटरेस्टिंगली और शार्प इसने अरेज किया उसको। अब इसके साथ मैं नॉर्मल इरेजर का यूज़ करके इसका बाकी एरिया अरेज कर देता हूँ। तो एक चंद स्ट्रोक्स के साथ ये बहुत ही स्मार्ट वर्क करता है, और चंद स्ट्रोक के साथ उसने ऑलमोस्ट सारा का सारा एरिया जो है सिलेक्ट कर लिया। अभी हम इसकी जगह पे थोड़ा सा मैजेंटा का दे देते हैं, रेड दे देते हैं कलर। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से उसने इसको अरेज किया है, जिसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं फर्दर अरेज करके या दोबारा उस जगह ब्रश को डाल के। बट मेन ये है कि इस कुछ जगह पे आपको टॉलरेंस ज़्यादा रखनी होगी, और डिसकंटीजियस ऑप्शन के साथ सैंपल वंस ये आपको कॉम्बिनेशन बनाने होंगे डिफरेंट चीज़ों के। तो ये इमेज के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं, सारी जगह एक किस्म का चीज़ जो है वो वर्क नहीं करेगा। चाहिए, मैंने एक इमेज खोला हुआ है, अगर मुझे इसको रेज करना है और मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे ट्रीज़ वाला एरिया है ये ऑलमोस्ट सारा डिलीट हो जाए। ऑफ कोर्स ये इसमें से जो एक कलर जैसे हैं वो ज़्यादा डिलीट होंगे, वो हम जैसे हम देख चुके हैं। उसके अंदर दूसरे कलर्स होंगे उनको इतने अच्छे तरीके से डिलीट नहीं करेगा। बट इसको करने के लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। अब ये कैसे वर्क करता है वो मैं दिखाता हूँ। अगर जर्नली मैं इसको वैसे कर रहा हूँ और मैं इसको रेज करता हूँ तो वो सब एरिया को ऑलमोस्ट सैंपल करके उसके अंदर रेजिंग कर रहा होता है। जैसे ये कंटिन्यूस अगर मैंने ऑन किया हुआ है और इसको मैं कर रहा हूँ तो वो इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी जगह का सैंपल लेगा और सबको रेज कर देगा। अब अगर मैं ये ऑप्शन एक्टिव कर लूँ, प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, और साथ में मैं फोरग्राउंड कलर उसको बता दूँ, फोरग्राउंड का जब नाम आए तो फोरग्राउंड का कलर भी आपको देना होगा। अगर मैं इसके अंदर फोरग्राउंड कलर को मैं ले लेता हूँ और मैं अब रेज करता हूँ इसको, जैसे मैंने इसको सैंपल वंस में ही रखा, टॉलरेंस भी दे दी मैंने, और इसको अब मैं अगर रेस करता हूँ तो ये इसको रेस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको प्रोटेक्ट कर लिया है। तो अगर मैंने इसको प्रोटेक्ट किया तो मे भी हो सकता है मेरा बैकग्राउंड का कलर रेस हो जाए। तो इसमें ये चीज़ है कि आप बैकग्राउंड रेस करना चाह रहे हैं या फोरग्राउंड या कौन सा एरिया, ये बहुत डिपेंड है कि आपने किसको रेस करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सेटिंग होगी। अगर ऊपर का है तो ऊपर मुझे बहुत सारे शेड नज़र आ रहे हैं तो मेरा ये सही वर्क नहीं करेगा। इसको करने के लिए मुझे कंटिन्यूस सैंपल का चूज़ करना होगा, और तब मैं जाके अगर ये करता हूँ, अब मैं देखिए इसका मैंने इसके बाद मैं इसको नॉर्मल रेस से रेस कर देता हूँ। और इसके नीचे मैं कोई कलर दे देता हूँ, कोई भी इसमें कुछ अगर जगह रह जाए तो उसको आप फर्दर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो वो इरेजर बेसिक वाले टूल से। अब मेन जो इसमें दिखाने का मकसद था कि ये जो हमारा फोरग्राउंड प्रोटेक्टेड कलर है, ये अगर मेरा चेक ऑन रहेगा तो वो उस कलर को प्रोटेक्ट रखेगा और बाकी कलर सबको रेज कर देगा। तो इसका यूज़ भी आप किसी जगह कर सकते हैं, जिस जगह को आपने प्रोटेक्ट करना हो और सिर्फ बाकी एरिया को आपने रेज करना हो, तो वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल होगा कि आप उस कलर की इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दें कि ये कलर रेज नहीं हो। उसके अलावा बाकी के लिए आप कंटिन्यूस सैंपल को रखते हुए उसके साथ डिसकंटीजियस का ऑप्शन ऑन करते हुए इस पूरे जगह को आप रेज करेंगे तो आप ये सेटिंग आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे
77 मैंने जनरली रखी थी, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस रखा था। इसकी मदद से प्रोटेक्ट कलर फोरग्राउंड ऑन करके आप उसको अरेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें